तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आप लोग के लिए SSC क्लास 9 मैथ और कंप्यूटर की वीडियोस लाता हूं। तो आज हम लोग का है मैथ्स का लेक्चर, और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय चैप्टर 5 क्लास 9 W मल्होत्रा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। और हम लोग का एक एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम लोग ने बहुत बेसिक चीज़ डिस्कस की, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 3 मेथड से हम लोग कैसे किसी भी एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं उन दोनों की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग का है वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट 2 है, आई थिंक, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट 2 है जहाँ तक मुझे याद है। तो हम लोग आज एक बहुत ही सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू करते हैं भाई, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर है 8th क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन जो है वो 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन करें या फिर 7th क्वेश्चन करें, ऐसा करते हैं। अच्छा, 7th तो कर चुके हैं, हाँ हमने 7th कर दिया था। तो यार देखो 8th क्वेश्चन में ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यार देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि इसमें दिया हुआ है कि हमें डिवाइड 36 इन 4 पार्ट्स, सच दैट मतलब मान लो हमने पहले डिसाइड कर लो, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो एक है पार्ट ए, फिर एक है पार्ट बी, फिर एक है पार्ट सी एंड चौथा पार्ट है पार्ट डी। अब दिया क्या है कि हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल नहीं है, 4 पार्ट्स हैं बस। इसमें दिया हुआ है अभी कि हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, जो ये नहीं है कि चारों पार्ट्स इक्वल है ना। अब दिया क्या है, वो 4 पार्ट हैं, वो 4 नंबर जिनका सम 36 हो, है ना भाई। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 36 होगा ना, है कि नहीं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 36 होगा, क्योंकि क्योंकि 36 को हमने इन्हीं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। अब दिया क्या है कि सच दैट if 2 is added to the first part, मान लो a plus 2 हो जाएगा, 2 is subtracted from the second part, तो b minus 2 हो जाएगा, and third part is multiplied by 2 and fourth part is divided by 2. So the resulting number is the same in each case। यानी दिया क्या हुआ है कि हमने सबसे पहले 36 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ए बी सी एंड डी। अब क्या दिया हुआ है कि वो 4 पार्ट्स में वो 4 नंबर ऐसे होने चाहिए कि सबसे पहला नंबर जो उसमें जब हम लोग +2 करें, जो दूसरा नंबर में उसमें -2 करें, और तीसरे नंबर में हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 2 करें, एंड चौथे नंबर में डिवाइड बाय 2 करें। तो सबका रिजल्टिंग नंबर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। a प्लस 2 इज इक्वल टू b माइनस 2 होगा, b माइनस 2 इक्वल टू 2c होगा, 2c इक्वल d बाई 2 होगा। सारे पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर मैं क्या करूँगा इसमें, अब इन चारों को मैं ले लूँगा इक्वल टू अ कांस्टेंट k, है ना भाई। चारों इक्वल हैं तो भाई मैंने बस क्या किया कि एक कॉमन मैंने कांस्टेंट ले लिया चारों के लिए, कि ये चारों इक्वल है एक कांस्टेंट के, है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, चारों इक्वल है, इन चारों में एक पार्ट ये भी आता है, a प्लस 2 इज इक्वल टू k होगा, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू k माइनस 2 हो जाएगा पहला इक्वेशन। वैसे ही b माइनस 2 इज इक्वल टू k हो जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू k प्लस 2 हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। वैसे 2c जो होगा वो भी इक्वल टू k हो जाएगा, यानी कि c इज इक्वल टू k बाई 2 हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। वैसे d बाई 2 जो होगा वो भी इक्वल टू k होगा, यानी कि d इज इक्वल टू 2k हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या पता है कि ये सारा भाई ये a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है।
हमने चारों पार्ट्स के लिए एक कांस्टेंट टर्म में उन चारों पार्ट्स की हमने वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन का हमें यूज़ करना है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 36। a क्या है, a है ये k माइनस 2 प्लस b क्या है k प्लस 2 c क्या है k बाई 2 प्लस d क्या है प्लस d क्या है ये 2k। ये सारे का सम जो होगा वो 36 के इक्वल होगा, है ना। अब सिंपली सबको ऐड कर दो तो क्या बनेगा, ये k माइनस 2 प्लस k प्लस 2 प्लस k बाई 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 36। सबसे पहले माइनस 2 प्लस 2 का कैंसिल हो जाएगा, k प्लस 2k 4k प्लस k बाई 2 इज इक्वल टू 36। एलसीएम आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2, तो 4k इंटू 2 आ जाएगा 8k प्लस k इज इक्वल टू 36, तो 9k इज इक्वल टू 72। ये इधर जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8। यानी कि अब हमारे पास आ क्या गया कि वो जो नंबर जो चारों एक में से -2 करके, एक में से +2 करके, एक को मल्टीप्लाई बाई 2 करके, एक को डिवाइड बाई 2 करके, चारों पार्ट में वो नंबर जो हर केस में आएगा वो हमारे पास है 8। अब निकालना क्या है, हर एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है। तो सबकी वैल्यू रख दो। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k माइनस 2 यानी कि 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। b आ जाएगा 8 प्लस 2 यानी कि 10। c आ जाएगा 2 इंटू 8 यानी कि 16। d आ जाएगा क्या नाम है 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। आप लोग सम भी कर सकते हैं, 6 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 36 आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी बेसिक सी रहेगी, इसलिए आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, है कि आज बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है आज का, है ना। आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि भाई ये वाला क्वेश्चन तो पिछले क्लास से रिलेटेड था ना। तो अब क्या करने वाले हैं भैया, आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्रैक्शन बेसिकली, और टाइम मिलेगा तो ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही करेंगे। तो यार देखो, सबसे पहले अपन लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपन लोग करने वाले हैं फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि मैं हर बार करता हूँ, तो भाई पहले अपन लोग जो है सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, है ना। सबसे पहले अपन लोग कर लेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में अपन लोग अब चालू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 4th, और कुल मिला के बुक का एग्जाम्पल 4। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो ओरिजिनल फ्रैक्शन है x बाई वाई, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो यानी कि क्या हुआ, न्यूमरेटर क्या हुआ, न्यूमरेटर x हुआ एंड डिनोमिनेटर y हुआ, है ना। न्यूमरेटर हुआ हमारा x, डिनोमिनेटर हुआ हमारा y। अब दिया क्या हुआ है कि अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाई 11 है, जो डिनोमिनेटर है यानी कि y इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाई 11। तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि y माइनस एक्स इक्वल टू 11 हुआ, यही ना मतलब हुआ, मतलब यही ना हुआ भाई कि अगर y इज ग्रेटर देन अगर डिनोमिनेटर यानी कि y इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाई 11, तो यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू 11 हुआ। अब क्या दिया हुआ है कि इफ 8 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि x प्लस 8 है एंड y प्लस 8 है, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमने 8 ऐड कर दिया, तो वो फ्रैक्शन जो पूरा फ्रैक्शन है वो बन जा रहा है 3/4।
अब निकालो भाई फ्रैक्शन, है ना। तो यार देखो अब क्या करेंगे अपन लोग, किसी वैल्यू का हमें बस यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, x 11 प्लस x या x प्लस 11। अब यहाँ पे यूज करो, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 8 डिवाइड बाई y, यानी कि x प्लस 11 प्लस 8 इज इक्वल टू 3/4, यानी कि x प्लस 8 डिवाइड बाई x प्लस 19 इज इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 19, यानी कि 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 3x प्लस 57। 3x इधर जाएगा तो x बनेगा, एंड 57 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 57 माइनस 32 हमारा हो जाएगा 25, यानी कि x आ जाएगा हमारा 25। x हमारा आ जाएगा 25, यानी कि न्यूमरेटर हमारा आ गया 25, है ना। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज हमारा आ जाएगा 25 प्लस 11 इज 36। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई y इज इक्वल टू 25 बाई 36। ठीक है, फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा 25 बाई 36। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने फ्रैक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये इस फ्रैक्शन में कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। तो भाई क्या था, हमने एक फ्रैक्शन लिया जिसमें न्यूमरेटर हमने रखा x, डिनोमिनेटर हमने रखा y। दिया क्या था कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि y वो है x से 11 ज़्यादा, यानी कि y इक्वल टू x प्लस 11। अब यहाँ पर हमने पुट किया, दिया क्या था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने 8 ऐड किया तो फ्रैक्शन जो है वो बन जा रहा है 3/4। तो हमने वही इक्वेशन बनाया, फिर ये वाली y की वैल्यू यहाँ पे पुट की, लीनियर इक्वेशन बना, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना, आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए x बाई 25/36 है, 25/36 में प्लस 8 करो, यहाँ पे प्लस 8 यहाँ पे करो, क्या देगा 33/44, 11 3 ज़ा 11 4 ज़ा, आंसर आ गया 3/4। हमारा वेरीफाई हो गया आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं, है ना। आज अपन लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी खत्म कर पाएंगे शायद। अब क्या हमारा क्वेश्चन है अगला, कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि 11th क्वेश्चन है हमारा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि अब फिर से भाई x बाई वाई लो, x रहेगा हमारा न्यूमरेटर, y रहेगा डिनोमिनेटर। क्या दिया हुआ है, when the numerator of the fraction is increased by 4, यानी कि added 4 is added to the numerator, है ना। y वैसा का वैसा है, when the numerator of the fraction is increased by 4, the fraction increases by 2/3। तो and what is the denominator? अगर देखो इसका सिंपल है ना कि दिया क्या हुआ है, फ्रैक्शन इंक्रीजेस। अब यहाँ पे फ्रैक्शन की रिजल्टिंग वैल्यू नहीं दी हुई है, दिया हुआ है कि फ्रैक्शन जो भी है वो 2/3 से बढ़ गया। तो इधर फ्रैक्शन है x बाई वाई, वो बढ़ गया 2/3 से, है ना। x बाई ये जो है ये बढ़ गया है 2/3 से, यानी कि एक फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन है x बाई वाई, उसको उसमें जब हम न्यूमरेटर में 4 ऐड करेंगे तो वो फ्रैक्शन टोटल जो फ्रैक्शन है ओवरऑल फ्रैक्शन वो 2/3 से बढ़ेगा। तो सिंप्लीफाई करो, x प्लस 4/y इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 3y, है ना। अब y में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3y आ जाए 3x, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे y तो 3y बनेगा तो 2y, है ना। y यहाँ पे कैंसिल, 3 इधर जाएगा तो 3x प्लस 12 बनेगा इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। 3x कटा, 2 ये कटा, y देयरफॉर y इज 6 आ गया। ये निकालना था हमें, डिनोमिनेटर तो निकालना था।
भाई क्वेश्चन में दिया भाई कि व्हाट इज द डिनोमिनेटर हमने पूछा है, हम लोग निकाल सकते हैं वैसे भी, है ना भाई। इसमें अगर हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। तो क्या होगा कि y6 है तो क्या हो जाएगा कि x + 4/6, भाई क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैं निकाल रहा हूँ, x/6 + 2/3, है ना। तो x + 4/6 = याद आएगा 3x + 2 × 2 4। मैं ज़्यादा आपको बता नहीं रहा हूँ, फटाफट से बोलो। x इधर जाएगा 2x, 4 हो गया, 2x = 0, x = 2 है। एक सेकेंड, अच्छा ओके, देखो x 0 है तो 0 + 2/3, 0 + 4, कुछ तो है, चाहे छोड़िए क्या करना, एक सेकंड के छोड़िए किस बात का, क्या पता आंसर गलत है, आंसर गलत है तब हम लोग का। एक सेकंड, 11th का आंसर आना चाहिए 6 हमारा आंसर है। यहाँ पे x + 4 है, x + 4/6 = x/y + 2/3, है ना। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। तो अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x + 4/6, है ना। इधर वही आ रहा है तो इसमें हम लोग वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, हम लोग इसका वैल्यू निकाल नहीं सकते क्योंकि वो कंडीशन दिया ही नहीं है, सॉरी इसमें तो कंडीशन ऐसा कोई कंडीशन दिया ही नहीं हुआ जिससे हम लोग न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल पाए। तो अब देखो, अब हमारा ये हो चुका है कि काफ़ी कम ही टाइम में हो गया, ये हमारा 10 ही 15 मिनट में पूरा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो अब क्या करेंगे अपन लोग, अब करेंगे अपन लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी अब हम लोग क्या है ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमें खाली ज्योमेट्री के शेप्स के रिलेटेड फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए और कुछ है नहीं, है ना। तो आज अपन लोग कर लेते हैं एग्जांपल्स मोस्ट प्रोबेबली। अब एग्जांपल है ये, एग्जांपल नंबर 6 एग्जांपल है। क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमारे पास, अब ये हटाओ, अब हमारे पास दिया हुआ है एक ट्राइंगल, है ना, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। एक सेकेंड, हमारे पास दिया हुआ है एक ट्राइंगल, है ना, एक ट्राइंगल हमारे पास दिया हुआ है। अब दिया क्या हुआ है, एक सेकेंड की, एक सेकेंड गाइस, हाँ तो गाइस देखो हमारे पास दिया क्या हुआ है कि दिया क्या हुआ है कि ट्राइंगल है जिसमें जो लार्जेस्ट एंगल है ना। ऐसे बचेंगे, सबसे पहले तो ये ले लो कि मान लो अगर ये है ए, ये है बी, ये है सी पॉइंट्स, तो a + b + c = 180। ये याद रखो क्योंकि हम क्वेश्चन करते समय अक्सर हम लोग भूल सकते हैं। तो लार्जेस्ट एंगल जो है वो है इज ट्वाइस द सम ऑफ द अदर टू, है ना। स्मॉलेस्ट इज, मान लो द लार्जेस्ट एंगल, है ना, लार्जेस्ट एंगल कोई भी आप एक ले सकते हो। मान लो मैं इसको लार्जेस्ट ले लेता हूँ, इसको मैं ले रहा हूँ लार्जेस्ट। तो दिया क्या हुआ है कि द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द अदर टू, यानी कि A = ट्वाइस द सम ऑफ द अदर टू, यानी कि B + C। भाई यही दोनों एंगल है, इन दोनों का सम B + C होगा, उसका ट्वाइस = द लार्जेस्ट एंगल है। और क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये हमारा बन रहा है, और दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, चलो स्मॉलेस्ट को हम लोग मान लेते हैं C, है ना, C को हम लोग मान लेते हैं स्मॉलेस्ट, C को हमने मान लिया स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट इज 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट, है ना, यानी कि C इज 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट। अब हमने डिटरमाइन करना है एंगल्स, इसका जरूर यूज होगा, है ना। क्या दिया हुआ है भाई, अब करना क्या है, C की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ना, C की हमारे पास। और ऐसा भी नहीं है, देखो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि B + C को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ इस इक्वेशन से हम लोग B + C को लिख सकते हैं 180 - 8, है ना।
तो अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 180 माइनस ए, ठीक है। a इज इक्वल टू 2 इंटू 180 360 माइनस 2a। अब 2a इधर जाएगा तो बनेगा 3a इज इक्वल टू 360, a हमारा आ गया 120, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब c भी निकल जाएगा, c क्या है 1/4 ऑफ a है, यानी कि 1/4 ऑफ 120 इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये 120 डिग्री ये आ गया, 30 डिग्री ये आ गया, इसको पुट करो, a क्या है 120 डिग्री प्लस b हमें निकालना है, c हमारे पास है 30 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो 150 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये दो, एक सेकेंड कुछ गलत है, देखो वेरीफाई कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास एंगल है 120 डिग्री है ना, और ये दोनों 30, तो इन दोनों का सम हुआ 60, तो ट्वाइस हुआ 120, ठीक है। और इसका 1/4 हुआ, हाँ आई थिंक सो सही आना चाहिए आंसर ये, है ना, हाँ सही है। तो यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, अगर ये 30 है, ये 30 है, ये 120 है, पूछा नहीं लेकिन कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है कि ये दो एंगल्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एक और क्वेश्चन। भाई मैंने कहा ही ना, बस हमें इस क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए था, ये वाला फॉर्मूला, बस इतना एक ये बस हमें प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए, और कुछ नहीं है। मैं तभी तो कर रहा हूँ, बिना ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स समझाने के, मतलब है ना। तो चालू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है फिर से एक्सरसाइज से, है ना। अब एक्सरसाइज का है अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। तो अब एक्सरसाइज का करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर से एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास, है ना। हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल अब दिया हुआ है, अब फिर से इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। और मैं कर नहीं रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन आप लोगों को लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम में कि मतलब स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा कि दिस एंगल इज इतना, दिस एंगल इज इतना, आप लोग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मैं शॉर्ट नंबर्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ और इक्वेशन बना रहा हूँ। क्या हो जाएगा कि इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड। मान सबसे पहले तो होता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब क्या है कि सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड। मान लो कि a प्लस बी है दो एंगल और इन दोनों का सम है इक्वल टू सी। अब दिया क्या हुआ है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 50 डिग्री, यानी कि a प्लस बी माइनस सी, एक सेकेंड, sum of the two angles is equal to third if the difference between them is 50 degree. I think so. If sum of the two angles is equal to third, if difference between them, I think ये होगा, इसका मतलब a minus b is equal to हो जाएगा 50 डिग्री, है ना भाई। मतलब इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि दो एंगल्स हैं, एक है ना, दो एंगल्स हैं, उनमें से वो दो एंगल्स का रिलेशन क्या दिया हुआ है, जब उनको सम करेंगे सम होगा इक्वल टू द थर्ड एंगल, जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो इक्वल होगा 50 डिग्री के, है ना। अब हमें निकालने हैं एंगल्स। हमारे पास दो इक्वेशन है, अब करो भाई, है ना। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू रख दो। अब a प्लस बी को हम लोग लिख सकते, a प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं, हाँ a प्लस बी को हम लोग इस वाले से लिख सकते हैं इक्वल टू 180 माइनस सी। एंड हमारे पास दिया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू सी भी है, तो यानी कि c इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस सी, क्योंकि a प्लस बी 180 माइनस सी के इक्वल है और c के भी इक्वल है, यानी कि 2c इक्वल टू 180, तो c हमारा हो गया 90 डिग्री। और फिर a माइनस बी इक्वल टू 50 डिग्री है ना, a माइनस बी इक्वल टू 50 डिग्री है, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री माइनस सी है इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब
हमारे पास एक साइमल्टेनियस इसमें इक्वेशन आ गया कि a प्लस बी इक्वल टू 90 है एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 50 डिग्री है ना। तो सिंपल है, ऐड करेंगे 2a इज इक्वल टू 140 डिग्री, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 70 डिग्री है ना। अब इसमें इनपुट करो, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, a 70 डिग्री है प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि क्या आ गया, b इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 70 डिग्री, c इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा मैं समझा भी नहीं सकता। आपको बस एक ये इक्वेशन पता होना चाहिए। आपको दिया हुआ है कि दो एंगल्स हैं a प्लस बी, या कोई भी आपके हिसाब से दो एंगल है ना, इसको आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। दो एंगल्स हैं, उन दोनों का सम इक्वल टू थर्ड है और उन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 50 डिग्री है। अब उन दोनों की मदद से मैं क्या किया, सबसे पहले कि मैंने देखा कि a प्लस बी इज इक्वल टू है 180 माइनस सी आएगा इस इक्वेशन से, है ना। ये इक्वेशन एक बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक इक्वेशन, आपको पता ही है। अब इससे मैं निकाला कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी भी है, यानी कि जो ये दोनों, अब भाई a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी तो होगा ही ना, चाहे कुछ भी हो, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। फिर ये दोनों इक्वेशन से मैंने c की वैल्यू निकाल ली। अब c की वैल्यू निकाल ली तो मैंने a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन की मदद से, है ना। क्या इस इक्वेशन की मदद से आपको कहो, फिर हमें दिया हुआ है कि a माइनस बी अभी हमारे पास है 50 डिग्री और हमने निकाल लिया a प्लस बी साइमल्टेनियस, तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने निकाल लिया a एंड देन एलिमिनेट। आप जो चाहो तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इसमें भी, मतलब मैंने किया वही है, मैंने यहाँ से किया है ना। फिर आ जाएगा सारा एंगल हमारे पास, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। आज आई थिंक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हो पाएंगे आज, ज़्यादा तो नहीं, 2 और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब क्या है ना, अब दिया हुआ है पैरेललोग्राम, यानी कि हमारे पास अब एक है पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, डिस्कस करते हैं जरा। मान लो पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, यानी क्या होगा, this will be parallel to this will be parallel to this will be equal to this side and this side will be equal to this side, है ना। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड क्या बोलेंगे इसको, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 होगा, या a प्लस बी इज इक्वल टू 180 होगा, या b प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगा, या c प्लस d इज इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। अब दिया क्या हुआ है, इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज 2/5 ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, वन एंगल इज 2/5 ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। मान लो इस इक्वेशन को ले लेते हैं, है ना। एडजेसेंट एंगल्स की बात किया हुआ है कि एक एंगल मान लो a है, a इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द एडजेसेंट एंगल, यानी कि d, a का एडजेसेंट एंगल d है या तो b है ना। दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो, या कुछ भी ले सकते हो, है ना, किसी भी एक इक्वेशन के हेल्प से आप ले सकते हो। अब उसका एडजेसेंट एंगल है 2/5 ऑफ द एडजेसेंट एंगल। अब सारे एंगल्स निकाल लें, इजी निकल जाएगा। देखो a हमारे पास आ गया 2/5 ऑफ d, इस इक्वेशन में पुट कर दो a की वैल्यू, तो 2/5 ऑफ d प्लस d इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या देगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5, 2d है वैसा रहेगा 5, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5d इज इक्वल टू 180, है ना। तो 7d इज इक्वल टू 5 into 180, है ना। तो गलती हो रही है क्या भाई, 5d 7d, चलो d मान लेते हैं, चलो ठीक है, 900/7, है ना, 900/7 डिग्री, है ना। यानी कि इसको आपको प्रॉपर फ्रैक्शन करके लिखना पड़ेगा। 7 और 1 2 0 2 6 0 8,
128 होल 4/7 डिग्री हमारा आ गया डी। अब डी अगर 128 ये है यानी कि बी भी इक्वल टू यही होगा क्योंकि मैंने क्या कहा अपोजिट एंगल है इक्वल। अब हमारे पास डी है, हम ए निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू है 2/5 ऑफ डी यानी कि 900/7। क्या आ जाएगा ये इज इक्वल टू 360/7 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 51 होल 3/7 डिग्री। एंड वैसे ही आ जाएगा इक्वल टू सी क्योंकि अपोजिट एंगल है इक्वल। तो ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल्स 128 होल 4/7 डिग्री कॉमा ये है। अब इसके बाद ये वाला एंगल लिख लेते हैं 51 होल 3/7 डिग्री कॉमा ये चारों एंगल आप लोगों को लिखने पड़ेंगे भले ही दो एंगल इक्वल है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। हाँ ठीक है, आप लोग बुक में मत देखिएगा कि बुक में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है। बुक में आप लोग क्या ऐसे दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड मेथड होता है ना, स्टैंडर्ड मेथड होता है। आप लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, या तो ऐसे या तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिखना पड़ेगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उन्हें नहीं लिखना होता है। ठीक है, अब मुझे भी नहीं पता क्यों लेकिन होता है बस। चलो भाई चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है ना कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हमारे पास दिया हुआ है एक रूम है। रूम को हमेशा रेक्टेंगल में लेना, ठीक है। अगर जब तक मेंशन ना करें कि स्क्वायर रूम है, रेक्टेंगुलर रूम है हमारे पास। अब दिया क्या हुआ है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ, मान लो इसका मत को है ना, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम, मान लो सबसे ओरिजिनल लेंथ एक्स एंड ओरिजिनल ब्रेड्थ है वाई, है ना। अब दिया क्या हुआ है, अब भाई एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि एरिया हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई। अब दिया क्या हुआ, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम आर इंक्रीज बाय 1 मीटर, है ना, द एरिया इज इंक्रीज बाय 21 स्क्वायर मीटर्स। यानी कि यह क्या हुआ है कि अगर दोनों लेंथ एक्स यानी एक्स जो लेंथ है दैट इज इंक्रीज बाय 1 एंड द ब्रेड्थ आल्सो इंक्रीज बाय 1, तो देन द एरिया विल बी इंक्रीज बाय 21। ठीक है, अब क्या क्या है कि द लेंथ इज इंक्रीज बाय 1, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है if the length is increased by 1 while the breadth is decreased by 1, the area is decreased by 5, है ना। स्क्वायर मीटर्स दिया हुआ है वो। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर यानी कि ये x है ये भी y है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई हमें निकालना है। अब हम ये भाई क्या हुआ, भाई एरिया हमारा होता है एक्स वाई। अब भाई भले ही लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज हुई हो या डिक्रीज हुई हो, है तो लेंथ एंड ब्रेथ ही, फॉर्मूला तो नहीं चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा कि लेंथ बड़ी है यानी कि इतनी लेंथ होगी जितनी भी है, एंड ब्रेथ इतनी है तो दोनों का प्रोडक्ट ही एरिया होगा, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू है एक्स वाई प्लस 20। ठीक है, अगर आपको समझना होगा उतना, वो तो छोटी क्लास की बात है। एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 21। तो एक्स वाई कैंसल, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हमारा हो गया पहला इक्वेशन। भाई इसी इक्वेशन को हमने ये लिखा ना। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5। एक्स वाई कैंसल, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 प्लस 1 यानी कि माइनस 4। माइनस को कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब हमारा दो इक्वेशन आ गए सिंपली। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 20
x माइनस वाई हमारे पास है 4, दोनों को ऐड कर देंगे 2x = 24, x = 12 मीटर होगा ये मीटर। अब हमारे पास सिंपल है, अब भाई एक इक्वेशन में पुट कर दो इसको, तो x यानी कि 12 प्लस y = 20 है, यानी कि y हमारा हो गया 8 है ना। अब हमें निकालना है पेरीमीटर, 2 टाइम्स ऑफ x यानी कि 12 प्लस y यानी कि 8 = 2 × 20 = 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल था भाई। मैंने क्या किया, मैंने लिया कि लेंथ हमारा होगा x, ब्रेथ होगा हमारा y, दिया था कि लेंथ अगर इंक्रीज बाय 1 है, ब्रेथ भी इंक्रीज बाय 1 है, तो एरिया जो है वो टोटल इंक्रीज बाय 21 है। लेंथ अगर इंक्रीज बाय 1 है एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 1 है, तो टोटल एरिया विल बी डिक्रीज बाय 5। अब मैं दोनों इक्वेशन को मैंने दो सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास 2 सिंपल इक्वेशन आ गए, उसको मैंने सॉल्व किया, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आई, उसको मैंने पेरीमीटर के फॉर्मूले में डाला, तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत ही इजी टाइप के आज कॉन्सेप्ट थे, है ना। आई थिंक 1 या 2 क्लासेस में और ये चैप्टर ख़त्म है, उसके बाद अपन लोग चालू करेंगे एक्सपोनेंट्स। हाँ, मैं जानता हूँ आपको क्या एनुअल का सिलेबस होगा शायद तक, जहाँ तक मुझे याद है ना, एनुअल सिलेबस था शायद तक वो, लेकिन तब भी मैं लगातार 1 से 20 तक के चैप्टर्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। एंड जो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे प्रीवियस कंटेंट को भी चेकआउट कीजिए, ताकि आप लोगों को और नॉलेज मिले और मेरी भी नॉलेज बेटर हो। कुछ आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन आपका है। राधे राधे, जय श्री राम।